बेसिकली restriction endonucleases, these are the enzymes present in bacterial cells. ठीक है ना, बैक्टीरिया का सेल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस पाए जाते हैं, न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं। बेसिकली पहले न्यूक्लियसेस को समझना होगा कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला, इसमें आरएनएज डीएनएज दोनों रहेगा। और हम लोग बात करेंगे डीएनएजेस के बारे में, तो उसमें न्यूक्लियसेस दो टाइप का पहले क्लासिफाई करना होगा, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो कि टर्मिनी से कट करता है फ्रॉम द एंड्स, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड से वो कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस वो इनसाइड द डीएनए, वो भीतर से कट करता है, मैंने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्लीव कर देता है। तो इस एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेशल टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और भी तरह के हैं जो कि रैंडमली डीएनए को कट कर सकते हैं, च्यू अप कर सकते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं बनेगा। ये एक अलग किस्म का एंडोन्यूक्लियस है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया है, जिसका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है बिकॉज ये स्पेसिफिक जगह पे ये लोग काटते हैं। इनका जो कटिंग साइट है उसको हम लोग रिकग्नाइज कर चुके हैं, सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर ही ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा और इस किस्म का वो ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा, जिसका कॉम्प्लीमेंटारिटी हमको मालूम है कि सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला फ्रैगमेंट के साथ वो हाइब्रिडाइज करेगा और लाइगेस एंजाइम्स को सील कर देगा जो गैप है। तो अगर हम सेम एंजाइम से कट करेंगे दो डीएनए को, तो दोनों ही डीएनए का जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे वो आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बिकॉज एंजाइम सिमिलर सेम था, वो एक ही साइट को रिकॉग्नाइज करता है, कटिंग पैटर्न सेम है, सो दोनों एक दूसरे का कॉम्पैटिबल होगा। स्वाभाविक है, इसको बाद में समझ लेंगे हम लोग कैसे होता है। तो इस तरह का एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला गया, और क्योंकि ये जो सिस्टम है बैक्टीरिया के अंदर ये होता इसलिए है कि उसका नाम रेस्ट्रिक्शन इसलिए कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है फॉरेन डीएनए का एंट्री को। सेल के अंदर जब कोई बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफाज का अटैक होता है या कोई प्लाज्मिड कहीं से ट्रांसफॉर्म अंदर चला जाता है, तो अगर वो उसका होस्ट है, उस पर्टिकुलर फाज का वो अगर होस्ट है, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन होगा रादर। और अगर वो उसका होस्ट नहीं है तो वो उस डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंडोन्यूक्लियसेस, उस डीएनए को वो च्यू अप कर देगा, बैक्टीरियल सेल उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, इसको एक्चुअली में दोनों रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन एक साथ चलता है। मॉडिफिकेशन का मतलब है मिथाइलेशन ऑफ द पर्टिकुलर साइट वेयर द restriction endonuclease was supposed to act, to sit upon and to cleave that DNA. उस जगह पर अगर मिथाइलेशन हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ वो बाइंड नहीं कर पाएगा और वहाँ वो कट नहीं कर पाएगा, तो वो डीएनए प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो जिस डीएनए को प्रोटेक्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता था कि बैक्टीरियल सेल्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, they don't have nuclear membrane, their DNA is naked in the cytoplasm, and the cytoplasm contains the restriction endonucleases. So how is their own DNA protected from these restriction endonucleases, isn't it? तो इस सवाल का जवाब ये था कि उनका जो अपना डीएनए है वो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड यानी कि मिथाइलेटेड है एट दो साइट जहाँ पर हम वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करने वाला, बैठने वाला था, वो जगह मॉडिफाइड है, वो मिथाइलेटेड है। तो बेस इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट इज एसोसिएटेड विद द मिथाइलेज एक्टिविटी। सो कभी कभी वो मिथाइलेट कर देगा तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और कभी कभी मिथाइलेट नहीं करेगा तो रेस्ट्रिक्ट यानी कि क्लीव कर देगा। किसको क्लीव करेगा? फॉरेन डीएनए, जो बाहर से कोई फाज डीएनए एंट्री कर रहा है उसको। लेकिन उसमें से भी कुछ फाजेस को वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट दोज फाजेस हैव बिकम हैव मेड दैट सेल एज ए होस्ट। वहाँ वो रेप्लिकेट करता है, उन दोनों के बीच में इवोल्यूशनरीली एक
रिलेशनशिप है जो कि उस फैज का प्रोपागेशन को प्रमोट करता है। साथ में फैज प्रोपागेशन के साथ साथ जीन ट्रांसफर भी, जो ट्रांसडक्शन जिसको बोलते हैं, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो देयर आर सम बैक्टीरिया दे अलाउ सर्टेन फैजेस टू इन्फेक्ट देम बट दे डोंट अलाउ द अदर्स, while the others do in a different, I mean they allow some other strains of phages. यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू से रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में साइंटिस्ट लोग समझ पाए थे कि क्या हो रहा। सपोज जैसे कि इक्वलाई सी स्ट्रेन को एक फैज जो लैम्डा सी स्ट्रेन है वो इसको इन्फेक्ट करता है, और एफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग 1 यानी कि 100% सेल्स जो है वो लाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब लैम्डा फाज सी स्ट्रेन इक्वलाइज सी को इन्फेक्ट करता है तो दे किल ऑल दी इक्वलाइज सेल्स, दे आर कैपेबल ऑफ किलिंग देम और लाइजिंग देम। ठीक है ना, उसमें वो मल्टीप्लाई करता है लाइसिस के थ्रू से, लाइटिक साइकिल के थ्रू से। और फिर लेकिन अगर हम लैम्डा फाज सी स्ट्रेन को इक्वलाई के में इन्फेक्शन कराएं तो वहाँ एफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग ओनली 10⁻⁻⁴, यानी कि 10,000 सेल में से एक ही सेल लाइज्ड होता है। ऐसा क्यों? यानी कि इक्वलाई के लैम्डा फाज सी का डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको वो एंडोन्यूक्लियोलाइटिकली क्लीव कर देता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हेल्प से। लेकिन एक सेल 10,000 में से करीब 10,000 सेल्स में से एक सेल बच जाता है जिसमें वो रेस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता, रादर उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी मिथाइलेशन हो जाता है। पर्टिकुलर साइट पर मिथाइल ग्रुप आकर बैठ जाता है। तो बेसिकली डीएनए एंड एंजाइम का जो बाइंडिंग है वो एक सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंडिंग टाइप का है। तो सबस्ट्रेट में अगर एक ग्रुप आकर के अगर लग जाए, ऑर्गेनिक CH3 एक ग्रुप आकर के उसके साथ टैग हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जो बाइंडिंग साइट है एंजाइम का उसके साथ फिट नहीं बैठेगा और उसके साथ बाइंडिंग नहीं होगा, सो क्लीवेज नहीं होगा। तो मिथाइलेशन होने से क्लीवेज से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आउट ऑफ 10,000 बैक्टीरिया 1 बैक्टीरिया गेट्स प्रोटेक्टेड थ्रू मिथाइलेशन, ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफिकेशन। ओके, लेकिन अगर आप वो जो सेल जो मॉडिफाइड हुआ उसका नाम आप चेंज करके रख देते हो लैम्डा के। अब लैम्डा के जो स्ट्रेन जो कि मॉडिफाइड हुआ था प्रोड्यूस्ड बाय दोज सेल्स व्हिच हैव बीन लाइज्ड, उसको अगर हम री इन्फेक्ट करते हैं लैम्डा के इक्वलाई के में तो एफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग अगेन हमको 100% मिलता है, EOP 1 मिलता है। ओके, यानी ये अब इसका मतलब ये हमेशा प्रोटेक्टेड होगा। अब ये अडाप्ट मिथाइलेशन इसका हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, सो दे आर नाउ विल बी कैपेबल ऑफ किलिंग ऑल द सेल्स इक्वलाई के स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो लेकिन जो लैम्डा के स्ट्रेन है दे ऑलरेडी हैव देयर दैट पर्टिकुलर साइट मॉडिफाइड, जो क्योंकि वो लैम्डा सी का ही वर्जन है तो इसमें वो साइट्स भी मॉडिफाइड है जो कि इक्वलाई सी जिस साइट पर अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके क्लीव करता था वो ऑलरेडी मॉडिफाइड, वो मिथाइलेटेड साइट है या मिथाइलेट हो सकता है आफ्टर दिस इट गेट्स एंट्री इनटू द इक्वलाई सेल। तो यहाँ पर वो EOP 1 ही प्रोड्यूस करेगा ऑलवेज। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ओके, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर एक किस्म का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि फॉरेन डीएनए या फाल्स डीएनए जैसा फॉरेन डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करता है बाय क्लीवेज, लेकिन कभी कभी वो उसको मॉडिफाई कर देता है थ्रू मिथाइलेशन। सो इस सिस्टम को बैक्टीरिया का ये जो इम्यूनिटी सिस्टम जो बोल सकते हो, इसको बोला गया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एक्चुअली। ठीक है ना, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर ये वाला पैरा पढ़ने से पता चलेगा इसके बारे में बोला हुआ है। From these results, it is clear that the efficiency of plating EOP depends upon the host strain in which the phage was last propagated. किसमें वो last propagate किया था इस पर डिपेंड करता है। Also, restriction and modifications are the host-controlled phenomena and constitute a coupled system of a bacterium. किसी भी बैक्टीरियम में वो एक coupled system जैसा काम करता है।
मतलब कभी वो मॉडिफाई कर देता है थ्रू मिथाइलेशन और कभी वो रेस्ट्रिक्ट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का आविष्कार, द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द एबव फेनोमेना वाज फर्स्ट एल्यूसिडेटेड बाय आर्बर एंड डुसॉक्स। They showed that the restriction of the phage is associated with a rapid degradation of the phage DNA in the host bacterium by a set of enzymes called restriction endonucleases, and they are associated with some methylases. बाद में अच्छा, पहला एंजाइम कौन सा था जो कि इन्होंने आविष्कार किया था? उन्होंने नहीं किया था, दूसरे साइंटिस्ट ने किया था, हैमिल्टन, स्मिथ एंड विलकॉक्स ने 1970 में पहला एंजाइम हिंडी 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी स्ट्रेन आरडी से एक एंजाइम स्क्रीन किया जिसका नाम रखा हिंडी 2। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं हिंडी 2, हिंडी 3 एक पॉपुलर एंजाइम है। Shortly after the discovery of HindD2, several other restriction endonucleases were isolated and characterized, and at present the list goes in thousands. लगभग हर बैक्टीरियल सेल में वन और द अदर टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर देयर, ठीक है ना। तो ना अब देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स जैसे कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो कि ब्रॉडली 3 टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसमें यहाँ पर टाइप 2S बोल करके एक बोला हुआ है, इसको टाइप 4 भी बोलते हैं कुछ लोग। इसके बारे में हम लोग अभी नहीं भी डिस्कस करेंगे तो चलेगा। मोस्टली हमको ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बारे में डिस्कस करना है। उसमें से क्यों टाइप 2 को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही एंजाइम टाइप 2 ही है जो कि एक्चुअली में जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। टाइप 1 भी नहीं होता, टाइप 3 भी नहीं होता और टाइप 2S भी नहीं होता। टाइप 2S टाइप 2 का ही एक वर्जन है, ये भी स्पेसिफिक कट करता है, मगर इसमें थोड़ा असिमेट्री रहता है। मतलब जो कटिंग साइट है वहाँ पर जो ओवरहैंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमेट्रिक नहीं होते, इसलिए इसको यूज़ करके क्लोनिंग करना फिजिबल नहीं होता है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या है, इसको हम लोग टेबल के जरिए समझे तो इसमें से मेन 2-3 पॉइंट याद रखने का ज़्यादा ज़रूरत है। पहला पॉइंट मतलब यहाँ पर जो लिखा है उसके अलावा हम अगर पहला पॉइंट में जाएं तो पहला पॉइंट हमको ये बोलना होगा कि टाइप 1 एंड टाइप 3 क्यों नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह पे कट नहीं करता। वो उसका जो बाइंडिंग साइट है एंजाइम का डीएनए में, वहाँ से हट के दूर में जाके कट करता है, और वो एकदम डिफाइंड नहीं है कि कितना दूर में कट करेगा। जैसे कि टाइप 1 जो बाइंडिंग साइट है उससे रैंडमली 5 प्राइम एंड की तरफ या 3 प्राइम एंड की तरफ, दोनों तरफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम करीब 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कट करेगा। जहां पर एक्चुअल बाइंडिंग साइट है वहां कट नहीं कर पाता है, क्योंकि उस साइट को वो मिथाइलेट कर बैठता है। जहां पर उसको बाइंड करना है उसी जगह को वो मिथाइलेट कर देता है, और वो स्लिप करके करीब 1000 बेस पेयर दूर चला जाता है डीएनए पर। इधर उधर किधर भी जा सकता है, बाएं साइड में भी जा सकता है, दाएं साइड में भी जा सकता है, और वहां जाके क्लीवेज कर देता है। तो ऐसा एंजाइम तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं हो सकता। हमको तो एंड्स को डिफाइंड होना पड़ेगा, तभी हम वेक्टर में उस इंसर्ट डीएनए को लाइगेट कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी सीक्वेंसेस होना चाहिए, तब जाके ये होगा। तो इसका यूज़ नहीं हो पाता। टाइप 3 भी वैसा ही करता है, वो 3 प्राइम एंड की तरफ करीब 24 से 26 बेस पेयर के दूरी पर एक्चुअल साइट से वहाँ कट करता है। ये भी मिथाइलेट कर देता है, जिस साइड पे बाइंड करना है वहाँ को मिथाइलेट करके स्लिप करके 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम की तरफ जाके 24, 25, 26 बेस के आसपास में कट करता है। तो दोनों ही स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। जबकि टाइप 2 जो है वो जहाँ पर उसका साइट है वहीं कट करता है। जैसे कि EcoR1 का साइट जो है GAATTC, इस किस्म का एक हेक्सा 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे कि ऐसे टाइप का सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो वहाँ कट करता, हर बार वो GAATTC मिल जाने से वहाँ कट कर देगा। ये उसको मिथाइलेट नहीं करता। मिथाइलेट तब करेगा जब उसको
कोई फॉरेन डीएनए को मॉडिफाई करना है तो मिथाइलेट करेगा, लेकिन इसका यूजुअल कैरेक्टर है, इसका मिथाइलेशन एक्टिविटी और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी सेपरेट है, एक साथ नहीं है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट पे बोला हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटी, जो कि टाइप 2 का सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी है, और टाइप 1 एंड टाइप 3 का वो एक साथ में है। टाइप 1 में सिंगल मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, और यहाँ पे सेपरेट एंजाइम्स है लेकिन सब यूनिट इन कॉमन, मैंने उसमें कोई पॉलीपेप्टाइड है जो दोनों को एक जोड़ के रखता है, इसलिए जहां पर वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काट करना है वो साथ में कैरी करके ले जाता है मिथाइलेज को और उसको मिथाइलेट कर देता है। लेकिन टाइप 2 का केस में मिथाइलेज अलग एंजाइम है और एंडोन्यूक्लियस अलग एंजाइम है, एक साथ दोनों कैरिड नहीं होता। कभी कभार मिथाइलेज जाके मिथाइलेट कर सकता है, लेकिन जब हम लोग इन विट्रो कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं जहां पर मिथाइलेज नहीं है, इसका इस्तेमाल ये जो मॉडिफिकेशन सिस्टम तो सेल के अंदर इन भी वो सिचुएशन में हो रहा है। लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हम मिथाइलेज तो नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसका एंडोन्यूक्लियस पार्ट, आई मीन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को लेंगे। वैसे केस में टाइप 1 एंड टाइप 3 भी कुछ कुछ यूजफुल हो सकता है, मगर उनका कटिंग साइट स्पेसिफिक नहीं होने के कारण नहीं लिया जाता। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज किया। इस टाइप 1 एंड टाइप 3 को सेपरेट करना ही मुश्किल है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी को, वो एक साथ में एसोसिएटेड है। अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें तुमको और क्या लिखना है, ये जैसे असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक अगर नहीं भी लिखो, और यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर 3 सब यूनिट, सिंपल 2 सब यूनिट लिखने का ये सब की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट मेंशन करो, पहला वाला रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम, ये वाला एक्टिविटी, इसको बल्कि सेकेंड पॉइंट बना लो, पहला पॉइंट बनाओ ये जो क्लीवेज साइट, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैंने लिखते आंसर करते हुए अगर ऐसे कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये मिथाइलेज वाला कॉमन है, इसलिए वो ऐसा होता है, मतलब कि दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 दे कैरी द मिथाइलेज एक्टिविटी along with their endonuclease activity. The enzymes are common. Okay, that's why they cannot cut at the site where they were supposed to bind. तो अच्छा, क्योंकि वो मिथाइलेट करते हैं तो उनका जो कोफैक्टर रिक्वायरमेंट है उसमें तुम्हारा जो मिथाइल डोनर, मिथाइल ग्रुप डोनर एक सबस्ट्रेट होता है जहां से उसको मिथाइल ग्रुप मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड सैम, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन सैम। ये सैम इन दोनों को लगेगा, सैम साथ में उसको एटीपी और मैग्नीशियम आयन भी लगेगा, और एज ए मिथाइल ग्रुप डोनर सैम लगेगा, जो टाइप 2 को नहीं लगेगा। तो हम 3 पॉइंट सिर्फ बोलेंगे। एक है ये स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर कटिंग, इसके बारे में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि जो मिथाइलेज एक्टिविटी इज वेदर इट इज एसोसिएटेड विद द एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी और नॉट, वो वाला पॉइंट। और तीसरा है फैक्टर्स रिलेटेड। ये 3 पॉइंट से हम इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ टाइप 2, इसका मतलब है टाइप 2 इज इंपॉर्टेंट एज फार एज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न। अब टाइप 2 का कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हम यहाँ पर इस टेबल के थ्रू से दे रहे हैं, दिया हुआ है कि टाइप 2 एंजाइम्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो कई सारा नाम है इसका, ये वाला कॉलम में जैसे लिखा है, कैसे लिखा रहता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को लिखने का एक स्टाइल है ये वाला, जैसे हिन D3, बैम H1, इको R1, KPN1, MBO1, NOT1, SMA1, XMA1, ऐसे। और भी है बहुत सारा, CLA1, SST1, PST1, SAC1, ठीक है ना। तो उसका लंबा लिस्ट है, डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दैट। यहाँ पर जो हमने लिस्ट दिया है ये थोड़ा सा साइंटिफिकली ये इस टाइप से दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ टेट्रा कटर है, कुछ हेक्सा कटर है, एक ऑक्टा कटर का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर एक ब्लंट एंड प्रोड्यूसर है, बाकी सब स्टिकी एंड्स है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा गया है कि स्टिकी एंड यानी कि जो स्टैगर्ड कट होता है उसमें कभी 5' ओवरहैंग प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स डू प्रोड्यूस
5 प्राइम ओवरहैंग, लेकिन ये KPN1 ये 3 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है। अब इन सब का मीनिंग क्या है ये हम बाद में समझाएंगे। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ द एंडोन्यूक्लियसेस आर नेम्ड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये एक 3 लेटर एक डेजिग्नेशन है पहले, जैसे कि हिन, बैम, इको। ये जो है वो जीनस और स्पेसिफिक नेम का, स्पीसीज नेम का, जीनस जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट 2 लेटर्स, इन दोनों को लेकर के पहला 3 लेटर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम होगा। एंड देन एक और लेटर आएगा, जैसे कभी कभी वो नहीं भी रहता है, और कभी जैसे इसमें डी है, क्यों ये स्ट्रेन का नाम पर है। डी जो है वो जो RD स्ट्रेन था उसके बेसिस पे डी नाम रखा, स्ट्रेन के बेसिस पर। सिमिलरली इको R1 का एक स्ट्रेन है RY, पॉसिबली RY स्ट्रेन बोलते हैं उसको, हाँ RY13, ये वाला स्ट्रेन RY13, ये वाला स्ट्रेन के बेसिस पर ये इको R1, इको R आया। 1, 2 ये सब के बारे में ये बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, मैंने पहले ये वाला मिला था तो इसीलिए इसका नाम इको R1 हो रख दिया, वो ज़्यादा यूजफुल मिला तो ठीक ही है। और ओके, तो यहाँ पर आप 2-3 आपको सवाल पूछेगा, हो सकता है कि नेम 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड राइट देयर कटिंग साइट्स, व्हाट इज द सीक्वेंस दे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन साइट क्या है उसका, ये पूछ सकता है। ये पूछा गया है पिछले कई बार जेनेटिक, मैंने इस पोर्शन से शॉर्ट क्वेश्चंस के जब पूछा जाता है तब। तो सबसे आसान वाला इसमें याद रखने के लिए हम कहेंगे एक इको R1 को याद रख लो, इको R1। इसको याद रखने का तरीका है इट्स, अब देखो पहले हम एक चीज़ और बता दें। देखो এখানে যতগুলো नाम আছে हिंडी 3 BAMH1 इको R1 KPN1 सब एक बैक्टीरिया के नाम से है। जैसे कि MBO1 ये मोराक्जिल्ला बोविस, NOT1 ये नोकार्डिया ओटिटिस कैवियरम NOT1, सेरासिया मर्सिसेंस MA1, Xanthomonas malvacearum XMA1, Klebsiella pneumoniae KPN1, Escherichia coli R, Eco R1, Bacillus amyloleukophagus BAMH1, Haemophilus influenzae हिंडी 3। तो ये जो नाम है ये बैक्टीरिया से डिराइव्ड है। तो इसमें हिंडी 3, BAMH1, इको R1 और KPN1, साथ में इस MA1 और XMA1। देखो इसमें ये लोग 6 nucleotide, they recognize, their cutting site recognizes 6 nucleotides। हर बार ये 6 तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड को दिखाया गया, दूसरा स्ट्रैंड नहीं दिखाया गया, ठीक है ना। ये टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए बोलो चाहे सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा रखा गया है। इसका अपोजिट स्ट्रैंड को यहाँ पर शो नहीं किया गया है, जो कि है उसमें भी कट होता है, एक साथ दोनों स्ट्रैंड को कट करता है एक्चुअली में, ठीक है ना। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर टेबल में एक ही स्ट्रैंड को शो किया गया, अपोजिट स्ट्रैंड में भी एक ही घटना घट रहा है, ये मान के चलो। तो इन सब को बोलते हैं हेक्सा कटर, क्योंकि ये 6 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करके कट करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बगल में हेक्सा कटर, हेक्सा कटर, हेक्सा कटर। फिर यहाँ पर टेट्रा कटर, टेट्रा कटर लिखा हुआ है MBO1 का, यानी कि ये 4 बेस को रिकॉग्नाइज करता है। ये अगर इसको GATC सिर्फ मिल जाए DNA के अंदर तो उससे पहले, G से पहले ये कट कर देगा। ओके, ये एरो जो है ये कटिंग पोजीशन साइट को शो कर रहा है। NOT1 जो है वो ऑक्टा कटर है, इसको 6 सीक्वेंस, 6 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से चाहिए, GC, ठीक है। इसका अपोजिट स्ट्रैंड, इन सबको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, बिकॉज इसका अपोजिट स्ट्रैंड भी सेम रीड करेगा, एनी ऑफ देम। जैसे कि ये है हिंडी 3, यू रीड इट लाइक 5 प्राइम AAGCTT 3 प्राइम, इसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या रीड करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम AAGCTT, तो दोनों एक ही रीड कर रहा है। इस तरह का सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस विच रीड सेम फ्रॉम बोथ एंड्स।
लाइक जैसे कि यहाँ पर तुम जैसे कटक, एक 3 लेटर वर्ड है कटक, क ट ख, दोनों साइड से सेम रीड करता है। नवजीवन दोनों साइड से सेम रीड करता है ना। तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश में एग्जाम्पल देता, मैडम आई एम एडम, ये भी दोनों साइड से सेम रीड करता है, मैडम आई मैडम। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ आई मीन लेट वर्ड्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स। एंड ये पैलिंड्रोम में हेक्सा कटर है, टेट्रा कटर है, ऑक्टा कटर है। ये 3 टाइप का एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है ना। इसमें देखो हेक्सा कटर्स में क्या बोले हम कि ये जो एरो है दोज आर शोइंग द कटिंग पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 5 प्राइम एंड की तरफ ये वाला शो किया 3 ठो का, बैमिच1, हिंदी 3 और इक्वार1 का इधर है, लेकिन KPN1 का इधर है, 3 प्राइम एंड की तरफ है। तो इसका जो ये बीच का जो 4 ठो बेस है ना, ये वाला 4 ठो बेस, इसका भी ये 4 ठो बेस, इसका ये 4 बेस, इसका ये 4 बेस, ये ओवरहैंग प्रोड्यूस होगा। ओवरहैंग का मतलब क्या होता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन रहेगा। देखो बता रहे हैं, सॉरी, यानी कि सपोज ये डबल स्टैंडर्ड DNA है ना। एक कट यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअली में जो साइट है वो सपोज यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सीक्वेंस तो है। अब कटिंग हो रहा कुछ इस तरफ, 5 प्राइम एंड इधर है और यहाँ कटिंग हो रहा है, इसका 5 प्राइम एंड इधर है, यहाँ कटिंग हो रहा है। तो ये कटिंग जब ऐसे हो रहा है, स्टैगर्ड बोलते हैं, इसका अपोजिट साइड में कटिंग नहीं हो रहा, दिस इज स्टैगर्ड कट। अपोजिट साइड में कट हो रहा है इस केस में, देखो SMA1 में, इसमें बीच से कट हो रहा है ना इसमें। तो इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो है ये 5 प्राइम CCC GGG 3 प्राइम। तो इसका इधर से कट होगा। तो इस टाइप का कट जो है ये एकदम एसिमेट्रिक है, यानी बीच से कट हो रहा है। तो एक जो डायरेक्ट सिमेट्री है इस कट में, ये भी सिमेट्रिकल है, बताते हैं कैसे। ये सिमेट्रिक है, इसके चलते देखो ये ब्लंट एंडेड प्रोड्यूस होगा, इसमें जो DNA ओवरहैंग नहीं प्रोड्यूस होगा। ये भी जहां खत्म हो जा रहा है GGG CCC खत्म हो जा रहा है, CCC GGG खत्म हो जा रहा है। तो ब्लंट एंड, आई मीन इधर में तुम्हारा 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड, इधर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये दोनों का कोई ओवरहैंग नहीं है, कोई स्टिकी एरिया नहीं है, ठीक ना। वो जाके अचानक से ऐसे खत्म हो गया, दोनों स्टैंड एक ही जगह खत्म हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। इस टाइप का कट को बोलते हैं ब्लंट एंडेड कट और फ्लश एंड। So SMA1 produces flush end because they cut in opposite, both the strand in opposite direction. I mean, the one strand where this particular enzyme cuts, it cuts just on the opposite side in this other strand. So the fragments that are produced are blunt ended. लेकिन अगर इस तरह से आगे पीछे कट हो, ये वाला में सीक्वेंस तुम्हारा वही था, यहाँ पर है सपोज मान के चलो ये वाला AAGG, इसको लिखते हैं यहाँ पर AAGCTT, और नीचे वाला में है तुम्हारा AAGCTT, सेम है। यहाँ पर कट हो रहा है और यहाँ पर कट हो रहा है, AA के बीच में कट हो रहा है, ठीक है ना। इधर भी AA के बीच में कट हो रहा है, इधर भी AA के बीच में कट हो रहा है। और ये सीक्वेंस लेकिन DNA का से ये एक पार्ट है, ये अटैच्ड है पीछे इधर का DNA के साथ में। तो यहाँ फ्रैगमेंट क्या होगा, अगर ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ से क्लीव कर जाए तो यहाँ बीच में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, इस तरह से हम इसको एरो देके यहाँ से शो कर रहे हैं, इसमें प्रोड्यूस होगा। यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से कट गया था तो ये ऐसे इधर, और इसमें तुम्हारा यहाँ तक है, यहाँ से कट गया था इधर। इसको तुम यहाँ पर खोल लो, यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है सिर्फ, सो इट विल ब्रेक, इट विल सेपरेट अपॉन। तो ये पर ऐसे हो जाएगा, ये इधर चला गया ओवरहैंग और ये खुल के इधर चला आया ओवरहैंग, ये सेपरेट हो गया, ठीक है ना। ये ओवरहैंग एरिया है। हाउ मेनी बेसेस आर देयर, 4 बेसेस यहाँ पर ओवरहैंग होकर के है। ये वाला पार्ट AGCT, ये वाला पार्ट,
ठीक है ना। इसमें यहाँ पर तुम्हारा इसमें अगर सॉरी किधर किया, हाँ ये वाला में यहाँ पर AGCT है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा AGCT है। दिस इज द ओवरहैंग, और ये दिस इज 5 प्राइम ओवरहैंग, ये 5 प्राइम एंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं 5 प्राइम ओवरहैंग। इस टाइप का ओवरहैंग को हम लोग डीएनए पॉल 1, देखो डीएनए पॉल 1 या फिर क्लेनो फ्रैगमेंट, क्लेनो विच इज बेसिकली a modification of DNA pol 1 from which the 5 prime to 3 prime exonuclease activity has been removed, ठीक है ना। तो बेसिकली ये डीएनए पॉलीमरेज ही है, पॉलीमरेज 3 जैसा काम करेगा कि इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। अगर इसको यूज करें तो हम लोग यहाँ पर एंड फिलिंग, यानी कि ये 3 प्राइम एंड है, और अगर हम चारों बेस प्रोवाइड करें, चारों न्यूक्लियोटाइड, तो ये जो गैप है ये फील्ड अप हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ब्लंट एंड हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग कभी कभी कि अगर हमको रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करना है तो हमको फ्रैगमेंट को लेबलिंग करना होता है, तो हम लोग इस तरह से एंड लेबलिंग कर सकते हैं। अगर ये जो चारों बेस हम जो ऐड किए थे DNTP, उसमें से एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को DNTP यानी कि 4, अब इसमें से एक तो माइनस कर दिया DTTP, मतलब DTTP को छोड़ के बाकी तीनों दिया है, और DTTP के जगह पे रेडियो आइसोटोप DTTP, वो क्या है, इसके जगह पे तुमने ऐड किया है, यहां लिख रहे हैं D अल्फा 32P TTP, सॉरी D यहां मत लिखो, अल्फा P32 DTTP, ऐसे। तो बेसिकली तुमने चारों ऐड किया जिसमें से एक है रेडियो एक्टिव, बाकी तीनों नॉन रेडियो एक्टिव है। तो यहां पर अगर कहीं पर भी अगर A है, जैसे कि यहां पर A है, तो T यहां पर घुसेगा, है ना कहीं T आएगा ना, यहां पर जब रेप्लिकेट करेगा, यहां पर A है, लास्ट में A है, तो शुरू वाला A आया नॉन रेडियो एक्टिव, G आया नॉन रेडियो एक्टिव, C आया नॉन रेडियो एक्टिव, लेकिन यहां पर T जब आया रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब ये वाला जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया। इसको हम ऑटो रेडियोग्राम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम उसको जेल ड्राई करके हम डायरेक्ट उसको एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करके ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं। हमको एक्सरे फिल्म पर बैंड्स मिल जाएगा जिसके थ्रू से हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग हम लोग करते हैं बेसिकली। इसलिए ये एंड फिलिंग रिएक्शन, अगर आपका 5 प्राइम ओवरहैंग है तभी आप एंड फिलिंग कर सकते हो। अगर आपका 3 प्राइम ओवरहैंग है ये वाला, इसीलिए ये मेंशन किया हुआ है, बिकॉज ये मेरे लैब का एक तो कहानी है जिसको हम यहाँ पर अभी हम बताने नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। कि मैंने एक तो इसके अलावा और एक एंजाइम है SST1, वो भी 3 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कर रहे थे एक दादा जो बार बार ये यूज़ कर रहे थे कि वो यूज़ कर रहे थे SST1 भी 3 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है। अब 3 प्राइम ओवरहैंग सपोज यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं, 3 प्राइम ओवरहैंग होने से क्या होगा, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। इसको हम अगर लेबल करने जाएं क्लेनो फ्रैगमेंट से और सारा चीज़ दे करके, तो ये इधर में तो एक्सटेंड नहीं होगा ना कभी भी। तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया गया था कि ये 3 प्राइम ओवरहैंग है, ये लेवल नहीं हो सकता, ठीक ना। इसको एंड फिलिंग रिएक्शन से हम लेवल नहीं कर सकते। 5 प्राइम एंड यहाँ पर 3 प्राइम ओवरहैंग है, तो डीएनए पॉलीमराइजेशन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर तो हमको प्राइमर नहीं मिल रहा है, इधर से प्राइमर चाहिए, विच इज नॉट देयर, सो दिस विल नॉट बी फिल्ड अप। तो ये बार बार करने पर जब नहीं हो रहा था कि कैनो होच्छे ना, तब पता चला ओके जब ट्रबल शूट किया तो ये तो 3 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है, तो कैसे होगा।